नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल बी रेडी फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी ने कृषि प्रवेशक की नई भर्ती जारी की है 2021 की। आप देख सकते हैं आज की डेट है 5 फरवरी 2021। देखते हैं दोस्तों कितने पद है, कब से आवेदन शुरू होंगे, कब तक आवेदन किए जाएंगे और एग्ज़ाम कब तक होंगे, सिलेबस क्या क्या है वो सब ये है। आप देख सकते हैं कृषि प्रवेशक के है गैर अनुसूचित जाति के 842 पद है, अनुसूचित जाति के 40 पद है, टोटल 882 पद है। आगे देखते हैं दोस्तों ये आपको अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस दी हुई है। यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया आपको एसएसओ की आईडी से आवेदन करना होगा और यहाँ पे लिखा है कि पासवर्ड याद रखें आप अपना एसएसओ आईडी का। आगे इसमें यह भी है कि अगर आप ई मित्र से कराओ तो आपको आरपीएससी की साइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई का। उसके बाद आपको एसएससी आईडी अगर आपकी बनी हुई है पहले से तो ठीक है, वरना आपको एसएसओ आईडी बनानी होगी। एसएसओ आईडी बनाकर आपको लॉगिन करना होगा नई एसएसओ आईडी से। आगे देखते हैं, ये पूरी की पूरी आवेदन कैसे करना है उसकी प्रोसेस दी हुई है। ऐसे ऐसे आपको आवेदन करना है, आप करवा सकते हैं दोस्तों। आगे सबमिट का ऑप्शन मतलब पूरी प्रोसेस है जो आवेदन करने की वो दी हुई है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, तो देखते हैं किस किस का कितना है। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये फीस है। आगे सामान्य नॉन क्रीमीलेयर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये फीस है। विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रवेश पत्र के लिए अपडेट ये दिया है कि राजस्थान बोर्ड समस्त अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। बोर्ड किसी को भी डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजेगा। ठीक है, अपनी फ़ीस जमा कराने समय टोकन नंबर अपने ध्यान में रखें। जब आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, वो आपको याद रखना है या नोट करके ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों पद दिए हुए हैं, तो गैर अनुसूचित जाति में सामान्य के 217 पद है, सामान्य महिला के 62 पद है, विधवा के 24 पद है और परित्यक्ता के 6 पद है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 94, सामान्य महिला के 27, विधवा के 10 और परित्यक्ता के 2 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 70, सामान्य महिला के 20, विधवा के 8 पद है, परित्यक्ता के 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 122, सामान्य महिला के 35, विधवा के 14 और परित्यक्ता के 3। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 29, सामान्य महिला के 9, विधवा के 3, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है इस श्रेणी में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सामान्य के 59 पद है, सामान्य महिला के 17 है, विधवा के 6, परित्यक्ता का 1 है। 12 जिले की शहर या आदिम जाति, यहाँ ये एक नई श्रेणी है, इसमें सामान्य के 3 पद है, बाकी के लिए कोई पद नहीं है। आगे है क्षैतिज आरक्षण हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में विशेष योग्यजन बीएलवी के लिए श्रेणी के लिए 9 पद है, एचआई के लिए 8 है, एलडीसीपी के लिए 9 है, एमआईएमडी के 8 है, भूतपूर्व सैनिक के 101 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 16 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। आगे देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें पद सामान्य में सामान्य के 14 पद है, सामान्य महिला के 5 पद है, विधवा के 1 पद है, परित्यक्ता के कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 2 पद है, बाकी के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 13 पद है, सामान्य महिला के 4 पद है, विधवा के 1 पद है। आगे परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं है। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजेंटल आरक्षण, इसमें गैर अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए BLV के 1 पद है, बाकी के कोई पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के 5 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी कोई पद नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उन पर देखते हैं क्या क्या है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए वो इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो जो भी है ये सारणी है, आपको फॉलो होनी चाहिए सारणी। आगे दोस्तों, विशेष योग्य निष्ठजनों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आगे अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश हैं वो है। अब दोस्तों आता है मेन पॉइंट वेतन का। दोस्तों, वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि प्रवेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है।
परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। आगे है सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। आगे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सभी व्यक्तियों को नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक फिक्स रिम्यूनरल देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति ये देय नहीं मिलेंगे आपको 2 साल के लिए। आगे देखते हैं पात्रता, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए वो देखते हैं। दोस्तों कृषि प्रवेशक के लिए जो योग्यता है यह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि में या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या वह पुरानी योजना के कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य योग्यताएं हैं वो आप देख सकते हैं क्या क्या है। नागरिकता, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, तिब्बती शरणार्थी, ये सब आपकी नागरिकता होनी चाहिए। आयु का आप दोस्तों देख सकते हैं कृषि प्रवेशक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। जिस भर्ती वर्ष विशेष सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। यह 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन है आयु के लिए नीचे। आगे देखते हैं क्या है ये दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना तो संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा शुल्क आप कब जमा कराने की अवधि, परीक्षा शुल्क की औसत, इन सब से आप 16 जनवरी 2021 से 17 फरवरी मध्य रात्रि 11:59 तक जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16 जनवरी से एग्ज़ाम 16 फरवरी से 17 मार्च 2021 के मध्य आपके ऑनलाइन आवेदन भरा जाएंगे। इंतज़ार, आपको अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो साइट वगैरह न चलने पर। आगे परीक्षा की माह और तिथि के बारे में है। आवंटित केंद्रों पर गिराई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक के स्थान में परिवर्तन करने का सुरक्षित स्थान है। आपको परीक्षा माह और दिनांक के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। बोर्ड के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदक जो पहले ही सरकारी नौकरी में या सरकारी उपकरणों में नियुक्त है उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचना करते हुए आवेदन करना चाहिए। ये आपको दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहे हैं उनको NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। आगे देखते हैं क्या है नियुक्ति की अयोग्यताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं इनको। किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने वाली नियुक्ति को नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी आवेदक को इस समय में कार्य अवधि की छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो तो ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। किसी भी ऐसे महिला आवेदक जिसने उस पुरुष से विवाह किया जिससे पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं है आवेदन के। और वो महिला जिसने पहले से किसी पुरुष की पत्नी है उसने आवेदन किया उसका भी आवेदन नहीं माना जाएगा। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्रहीन होगा यदि अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। अगर आपने दहेज स्वीकार किया तो आप आवेदन के योग्य नहीं हैं। इससे कोई भी अभ्यर्थी जिनसे 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, 1 जून 2002 के बाद आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, परंतु 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। तो दोस्तों आपके 2 से अधिक बच्चे हैं वो भी नहीं आवेदन कर सकते। अब आवेदन कैसे करें
ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये ऊपर भी दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं, पूरी डिटेल में दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या है। आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको फ़ोटोग्राफ और स्पष्ट नहीं होने पर आपको अपने जो फोटोग्राफ है, जो सिग्नेचर है वो स्पष्ट होने चाहिए। आवेदक को न्यूनतम रंगीन फ़ोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करना चाहिए। 6 माह से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य उचित रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में सफ़ेद या हल्के रंग होना चाहिए। कम से कम 50% जगह चेहरा घेरना चाहिए। आपकी फ़ोटो में कम से कम 50% जगह चेहरे की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा या सिर किसी कपड़े, छाया, बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सर, नाक और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फ्लैश नहीं होना चाहिए आपकी फ़ोटो में चश्मे के ऊपर। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो जेपीजी में न्यूनतम 240 बाई 320 की, अधिकतम ये मेगापिक्सल 0.3 मेगापिक्सल की होनी चाहिए। फाइल का आकार 50 के से 100 KB तक होना चाहिए। स्कैन गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शन है। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए नीचे निर्देश दिए गए हैं। A4 पेज पर होना चाहिए। ये आपको स्कैन करके लगाना है। इसकी जो है वो आंसर की बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड जाकर आपत्ति आमंत्रित कीजिएगा। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी का निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये आपको, अगर आपको एग्जाम के बाद में आपत्ति आंसर की में हो, 100 रुपये जमा कराने होंगे। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी रेल, बस की छतों में पायदान की यात्रा ने ध्यान रखें कि ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी बोर्ड के द्वारा। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, अगर आपको संशोधन करना है तो आप 300 रुपये 7 दिन के भीतर 300 रुपये जमा करवा के कर सकते हैं। सामान्यतः सभी परीक्षार्थियों के खुद से लिखने होंगे, लेकिन जो दिव्यांगजन है उनको श्रुत लेखन की सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्तों। प्रमाण पत्र सत्यापन, ये आपका पेपर पास होने के बाद की प्रोसेस है। और दोस्तों देखते हैं सिलेबस का। तो दोस्तों सिलेबस भाग 1 में सामान्य हिंदी 15 प्रश्न आएंगे, 45 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति 25 प्रश्न आएंगे, 75 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। शल्य विज्ञान 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। आगे देखते हैं उद्यानिकी 20 क्वेश्चन, 60 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। पशुपालन 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रकार आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा टोटल। आगे दोस्तों इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके माइनस मार्किंग है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकल्पिक प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होगा, अधिकतम पूर्णांक 100 अंक होगा। 300 अंक। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की आपको समय अवधि मिलेंगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। मतलब दोस्तों आपको 3 अंक का होगा, उसका 1/3 कटेगा, मतलब आपको एक गलत प्रश्न करने पर आपको 1 नंबर की कटौती होगी, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न है। बोर्ड की वेबसाइट पर सूचना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऑथेंटिक बोर्ड की वेबसाइट से आप जानकारी पर विश्वास करें। धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं हरिप्रसाद शर्मा जो आरपीसी के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनके सिग्नेचर है नीचे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।